कश्मीर के सौंदर्य के चादर में लपेटकर दुर्लभ वर्धना कश्मीर के शासक बनते हैं। ये शासन बालादित्य के द्वारा उनको प्राप्त होता है। दुर्लभ वर्धना की पत्नी या रानी अनंगलेखा के पिताश्री बालादित्य, जो कि कश्मीर के राजन होते हैं, दुर्लभ वर्धना से पहले वह अपनी पुत्री का वर दुर्लभ वर्धना को चुनते हैं और दुर्लभ वर्धना के साथ ही कश्मीर में कारकोटा वंश का आरंभ होता है। कहानी ऐसे ही चलती है, शासन भी चलता है। एक समय की बात है कि अनंगलेखा का चरित्र प्रश्नों के घेरे में आता है। राजा उनको स्वयं अपने आँखों से देखते हैं, मंत्री के संग समीप होते हुए। वह गुस्से से उसी समय उन्हें मारना चाहते थे, पर खुद को संभाल लेते हैं और मंत्री के शॉल पर, जो शॉल उन्होंने ओढ़ा होता है, वह शॉल ले लेते हैं और उस पर लिख लेते हैं, उस समय काल के दृश्य में आपका वध निश्चित था, पर नहीं मारना हमारी निर्बलता या कमज़ोरी नहीं। मंत्री जैसे ही उस कक्ष से बाहर आते हैं, वह शॉल में कुछ देख लेते हैं लिखा हुआ, और जब उसको लिखावट को देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि उनसे भूल हो गई और वह कभी फिर रानी के समीप नहीं आते हैं। अपने शासनकाल में दुर्लभ वर्धना श्रीनगर में विष्णु दुर्लभ वासमिन मंदिर भी बनवाते हैं और वहाँ विष्णु जी का प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। नमस्कार। तो हमने देखा कि दुर्लभ वर्धना के साथ में ही कारकोटा वंश का आरंभ होता है कश्मीर में, और इसी वंश में आगे चलकर अब हम दुर्लभखा प्रतापादित्य का शासन देखेंगे। और दुर्लभखा प्रतापादित्य द्वितीय के वंश में ही हमें 3 चीज़ें मिलती है। एक है न्याय, जो चंद्रपीड़ा, दूसरा है षड्यंत्र, तारापीड़ा, और तीसरा है शौर्य, महान ललितादित्य मुक्तापीड़ा। जी हाँ, ललितादित्य मुक्तापीड़ा उनके तीसरे बेटे होते हैं और उसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। आज अभी हम दुर्लभखा प्रतापादित्य के साथ में मैं आपको ये कहानी आगे की बता रहा हूँ। प्रतापादित्य द्वितीय बड़े बलशाली थे। वह प्रतापपुरा नगर का निर्माण भी करते हैं। कहते हैं राजन का एक व्यापारी मित्र था। वह उनको राजमहल आने का न्योता देते हैं और वह व्यापारी मित्र अपनी धर्मपत्नी के संग राजमहल पधारते हैं। वह 3 दिन का निवास करते हैं। दूसरे दिन राजन उनकी पत्नी को वरांडा पर टहलते हुए देखते हैं। वह अपनी आंखें उनसे बचा नहीं पाते और उनको निहारते रहते हैं, पर अपने राजन होने की अस्मिता को ध्यान में रखकर वह खुद को ही संभालते हैं और कोई अपना प्रेम प्रकट नहीं करते। ये बात उस स्त्री को भी ज्ञात होता है। कुछ दिनों बाद उनके जाने के उपरांत राजा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है और वह बीमार पड़ते हैं, और प्रजा में ऐसी अफवाह फैल जाती है कि राजन की तबीयत जो है वह उनके व्यापारी मित्र की नारी की वजह से हुई। तो एक दिन व्यापारी मित्र को ये अफवाह पता चल जाती है और उनसे रहा नहीं जाता है। इस बीच में कुछ घटित भी हुआ होता है, अच्छा ही हुआ होता है। तो व्यापारी मित्र पहले राजन के पास जाते हैं और राजन से निवेदन करते हैं, हे राजन, आपने हमें बोला होता, क्योंकि हमारी पत्नी की रुचि नृत्य में थी। नृत्यांगना मैंने उनको बनने
की स्वीकृति दे दी और वह मंदिर में है आजकल। उस समय में जो भी नृत्य करते थे वह देवदासी होते थे और वह सांसारिक जीवन को त्याग देते थे। तो उनकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया था और ऐसी भी प्रथा थी कि देवदासी जो थी वो राजमहल की दासी भी बना करती थी। राजन थोड़े से असहज होते हैं क्योंकि उनको अपनी अस्मिता का बहुत परवाह होती है, ख्याल होता है, लेकिन अपने मित्र के आग्रह पे उनके अनुरोध को ठुकराते नहीं है और वह उनकी जो नृत्यांगना जो देवदासी बन चुकी होती है वह उनको अपनी राजमहल की शोभा बना देते हैं। तो ये दुर्लभाखा प्रतापादित्य जो है उनके समय काल में ही उनके एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम चंद्रपीड़ा था और एक पुत्र का जन्म होता है जो आगे चलकर तारापीड़ा के नाम से पहचाने जाते हैं। फिर और एक पुत्र होता है जो ललितादित्य होते हैं। तो अभी हम इस श्रृंखला में चंद्रपीड़ा की बात करेंगे क्योंकि प्रतापादित्य द्वितीय के बाद चंद्रपीड़ा ही शासन संभालते हैं। चंद्रपीड़ा बड़े न्यायप्रिय होते हैं। वह आगे चलकर त्रिभुवना स्वामिन मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं। उनके अधिकारी जिस स्थान का चिन्हित करते हैं वहाँ पे एक मोची का झोपड़ा आता है और वह उस मोची को एक अनुदान देकर उस झोपड़ी को हटाने को कहते हैं, लेकिन वो मोची उनके अनुरोध को स्वीकारता नहीं है और वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। यह बात राजन के कानों तक आ जाती है और राजन का एक मंत्री उस मोची को राजा के सामने प्रस्तुत करता है और वह मोची उनसे फरियाद करता है। फरियाद ऐसी कि राजन भी उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोची कहते हैं, हे राजन, मैं कुत्ते से नीचे का जीवन तो नहीं जीता, ना ही आप रामचंद्र से बड़े हो सकते हैं। तो आप राजन है, न्यायाधीश है, मुझे लगता है आप तर्कसंगत न्याय करेंगे मेरे प्रति। मेरा ये जो झोपड़ा है ये मेरे जन्म काल से ही है और मेरी माँ का प्यार, मेरे पिता का प्यार इस झोंपड़े में है। हे राजन, मेरे झोंपड़े का झरोखा तो एक मटकी के मुंह जैसा है, बहुत ही छोटा, और आपका महल इतना गौरवशाली, इतना भव्य, इस झोंपड़े के पीछे आपको क्या मिलेगा। लेकिन राजन, आपने मुझे सुना, मैं आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करता हूँ। आप बड़े ही न्यायप्रिय है और आप बड़े ही अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर आप बोलोगे तो मैं अपना झोंपड़ा इस मंदिर के लिए प्रस्तुत करूँगा। राजन उनकी बातें सुनकर बड़े मंत्रमुग्ध होते हैं और वह उनको अच्छा अनुदान देकर उनके ठहरने और बसने का और एक स्थान देते हैं। ऐसे ही हमारे चंद्रपीड़ा थे। कहते हैं आगे चलकर एक बार एक ब्राह्मण स्त्री अपने स्वामी के संदेह मृत्यु पे वह राजन के सामने प्रकट होती है और अनशन पे बैठ जाती है और कहती है, हे राजन, ये जो ब्रह्म हत्या हुई है मेरे स्वामी की, इसके पीछे भी एक ब्राह्मण ही है, आप उसको दंड दीजिए। राजन ये सुनकर बड़े असमंजस में पड़ते हैं क्योंकि मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं होता है। तो वह भी उस ब्राह्मण स्त्री के साथ में अनशन पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि 3 दिवस वो बैठे थे उनके अनशन में, और आखिरी रात में, तीसरी रात में उनको एक स्वप्न आता है। वह काली
का निर्देश सुनते हैं और काली माता उनको कहती है कि राजन, आप मेरे मंदिर पे उस ब्राह्मण को 3 बार परिक्रमा करने को बोलिए और भूलिए मत, चावल का जो आटा है वो बिखेर दीजिए पूरे मंदिर प्रांगण के इस परिक्रमा कक्ष में। जैसे ही वो रात्रि काल में चले और अगर उसके पीछे ब्रह्म हत्या के निशान पाए जाते हैं तो उसको दोषी ठहराया जाए और उसको उचित दंड दिया जाए जैसे एक अपराधी को देते हैं। राजन ऐसा ही करते हैं और वहाँ पे उनको कुछ निशान मिलते हैं। उनके पदचिन्हों के पीछे एक निशान जैसा मिलता है, उनको कई निशान मिलते हैं। तो वह भी ब्रह्म हत्या का दोषी नहीं बनना चाहते। तो वह उनको याद आता है उस वक्त के काली माँ ने बोला था उचित दंड, तो वह उनको कारावास की सज़ा देते हैं उस ब्राह्मण को। बस यहीं से घटनाक्रम एक फेर बदल लेता है और जो राजन के छोटे भाई तारापीड़ा होते हैं वह इस स्थिति को अपने लाभ में परिवर्तित करते हैं। वह उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे मिलकर वह चंद्रपीड़ा की हत्या की साजिश रचते हैं, शायद उसी जादू टोना से जिस जादू टोना से उन्होंने उस ब्राह्मण की हत्या की थी। और चंद्रपीड़ा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकारणवश ऐसी कोई हत्या नहीं होती है, लेकिन अकारण उनकी मृत्यु होती है। और लोगों का कहना है कि इसके पीछे उनके छोटे भ्राता तारापीड़ा का ही हाथ है और उस ब्राह्मण का। जो मंत्री और ब्राह्मण होते हैं वह इस बात को समझ गए होते हैं कि यही वो व्यक्ति है और वो सब ब्राह्मण मिलकर उस ब्राह्मण और तारापीड़ा को कष्ट देते हैं और तारापीड़ा भी 1 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चंद्रपीड़ा का शासन जो था वह 8 साल चला और तारापीड़ा का शासन मुश्किल से 4 साल चला। तो षड्यंत्र का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए। हाँ, कुछ इतिहासकारों ने और हिस्टोरियंस ने, ख़ास तौर पे मुस्लिम हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि चंद्रपीड़ा के समय काल में ही मोहम्मद कासिम ने सिंध पे हमला करने की कोशिश की। एक बार तो वो नाकाम हुए, उनको डेमेस्कस के खलीफा वापस बुलाते हैं। फिर वापस वह सिंध पे हमला करते हैं और राजा दाहिर की मृत्यु होती है। राजा दाहिर के एक बेटे होते हैं, उनका नाम होता है जयसिया। तो जयसिया को एक हानिन या हमीम, 2 नाम होते हैं उनके। हानिन वह सीरिया से आए होते हैं और वह उनको बचाकर कश्मीर लाते हैं। वह चंद्रपीड़ा के समय काल में ही कश्मीर आकर शरण लेते हैं और जयसीमा के मृत्यु को प्राप्त होने के बाद वह उनके प्रॉपर्टी या जितनी भी उनकी संपत्ति होती है वह उस पर अपना हक जमाते हैं। और उन हिस्टोरियंस का ये कहना है, मुस्लिम हिस्टोरियंस का, कि वो पहला मुस्लिम था, हानिन या हमीम, जो कि कश्मीर आया था, पहला मुस्लिम। लेकिन जहाँ तक मेरी स्टडी का सवाल है, मैंने काफ़ी स्टडी किया है और सीरिया में उस वक्त फेरबदल हुआ था। फेरबदल ये था कि सीरिया जो था क्रिश्चियन मुल्क था और क्रिश्चियन मुल्क से पहले वो पागन मुल्क था। पागन्स ज़्यादातर हम उनको ये कह सकते कि वह भी एक सनातन का ही हिस्सा है और वह अग्नि, वायु, पेड़, वृक्ष इनकी पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। लेकिन वह क्रिश्चियन बन गए थे। और हानिन या हामिम जो है वह क्रिश्चियन थे या पागन थे या मुस्लिम थे, इसकी पुष्टि कहीं नहीं होती है। ये एक सुविधाजनक एक नरेटिव सेट किया जाता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम है वह
7वीं शताब्दी में ही आया था। ऐसा प्रमाण बिल्कुल हमें मिलता नहीं है कहीं पे। खैर, फिर चंद्रपीड़ा के बाद तारापीड़ा आते हैं। मैंने बोला कि वह 4 साल शासन करके वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसा उन्होंने बोया था वैसा वो प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा जैसी करनी वैसी बरनी, तारापीड़ा अपने कर्मों के अंजाम को प्राप्त होते हैं और यही विधि का विधान है। तो जैसा करोगे वैसा बरोगे। अब इसी तारापीड़ा के साथ मैं आज का एपिसोड में समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। ज़रूर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा कीजिए ताकि ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आगे के एपिसोड में महान ललितादित्य मुक्तापीड़ा के बारे में आप ज़रूर सुनिएगा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।